आज हम देखते हैं बैटल ऑफ करनाल और बैटल ऑफ करनाल के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम। तो बैटल ऑफ करनाल 1739 में लड़ा गया एक युद्ध था जिसमें एक तरफ थे नादिर शाह अब्दाली, दूसरे तरफ थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो एक तरफ थे नादिर शाह अब्दाली जो एक सीजन जनरल था, तो वहीं पर एक तरफ थे मोहम्मद शाह रंगीला। आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये रंगीला थे। तो इनको अपने स्टेटहुड से या स्टेट वेलफेयर से कोई बहुत ज्यादा खास मतलब नहीं रहता था। ये अपने हरम खाना में रहते थे, एंजॉय करते रहते थे। तो लेकिन ये मुगल एम्परर थे। तो अब आप देखते हैं कि नादिर शाह एक सीजन जनरल और एक मोहम्मद शाह रंगीला एक तरह से कह सकते हैं कि कायर व्यक्ति, दो के बीच में युद्ध हो रहा है और युद्ध का जो परिणाम था वो बड़ा भयावह था। युद्ध का जो बैटल ऑफ करनाल था, कहने का तो एक युद्ध था, इंडियन हिस्ट्री में चलती हुई बहुत सारी युद्ध थे, उसी युद्ध में एक युद्ध ये भी था। लेकिन इस युद्ध का अपना महत्व था, जैसे कि तराइन के युद्ध का महत्व था, जैसे कि पानीपत के युद्ध का महत्व था। इस सब युद्धों को, ये युद्ध जो थे वो भारतीय इतिहास में एक अलग छाप छोड़ दिए, भारतीय इतिहास को एक एरा से दूसरे एरा में लेके गए। ये युद्ध ये थे। तो आप देखें कि इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला का एक तरह से पराजय हुई। मोहम्मद शाह रंगीला को पराजय ही नहीं हुई, बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने मुर्गा बना दिया। इतना भयाक्रांत किया दिल्ली को, इतना कत्लेआम मचाया कि उस कत्लेआम को रोकने के लिए, उस जनरल मैसक्रे को रोकने के लिए नादिर शाह के सामने मोहम्मद शाह रंगीला को मुर्गा बनना पड़ा और जबरदस्त लूट हुई, भयंकर लूट हुई। इसके अलग अलग परिणाम हुए हैं। तो थोड़ा सा इस परिणाम के बारे में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिबैकल ऑफ रंगीला, रंगीला के पराजय के परिणाम। अब रंगीला के पराजय के परिणाम देखिए कितना घातक हुआ। अच्छा खासा भारत इतिहास, भारत चल रहा था, भारत अपना चल रहा था, कुछ छोटे छोटे रीजनल पावर भी थे। अब इसका परिणाम देखिए, तो परिणाम अगर देखना है तो पहला परिणाम क्या है कि रिवीलिंग द हॉलोनेस ऑफ द मुगल एम्पायर। पहला चीज तो ये है कि रिवीलिंग द हॉलोनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को उजागर कर दिया। पहला तो परिणाम ये देखिए कि मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को उजागर कर दिया। अब जब मुगल साम्राज्य का खोखलापन सामने आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके अलग अलग परिणाम और होंगे। तो पहला तो इसका ये रहा कि इसने क्या किया कि जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया, पराजित करने के बाद उनको दंडित किया और अपने कदमों के नीचे बैठा दिया, तो इसने क्या दिखाया, इसने ये दिखाया कि भैया अब मुगल शासक में, मुगल साम्राज्य के, मुगल सम्राट में वो दम नहीं रहा जैसा कि अकबर, औरंगजेब और बाबर में था, जिससे कि रीजनल पावर डरते थे। लोगों के अंदर एक विश्वास था कि अगर मुगल बादशाह बैठा है तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन ये विश्वास इस पराजय के बाद, रंगीला की इस पराजय के बाद खत्म हो चुका था। तो पहला तो देखते हैं कि रिवीलिंग द हॉलोनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को ये उजागर कर दिया। अगर सेकंड देखते हैं तो दूसरा इसका परिणाम जो हुआ था, एक्सीलरेटेड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के अवनति का, विखंडन का को तेज कर दिया। हालांकि मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो रहा था, जैसे अवध था 1722 में अवध एस्टैब्लिश हो गया, हैदराबाद 1724 में एस्टैब्लिश हो गया, बंगाल का नवाब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था एक तरह से। तो हो रहा था, मराठे भी आ रहे थे,
लेकिन इसने क्या किया, इस पराजय ने क्या कर दिया था, एक्सेलरेट कर दिया था, बढ़ा दिया उस चीज को बढ़ा दिया। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट देखते हैं तो इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन मतलब आर्थिक एक तरह से खालीपन। क्यों? क्योंकि इस समय देखते हैं कि कोहिनूर डायमंड प्लस पीकॉक थ्रोन, ये दोनों ले लिया था नादिर शाह अब्दाली ने। इकोनॉमिक ड्रेन में देखिए तो कोहिनूर डायमंड जो विश्व प्रसिद्ध था, वो पीकॉक थ्रोन जो तख्ते ताउस था जिसमें हीरे लगे हुए थे, जो हीरा लगा हुआ था, लगभग नादिर शाह अब्दाली ने इस सब कुछ मिला के लगभग 70 करोड़ रुपया, सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मोहर कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस सब कुछ लेकर एक तरह से क्या कर दिया कि इकोनॉमिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर मुगल साम्राज्य को हैंडीकैप्ड कर दिया, हैंडीकैप्ड बना दिया, लंगड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि लगभग 70 करोड़ रुपया लेकर नादिर शाह अब्दाली यहां से गया, लौटा, साथ ही विश्व प्रसिद्ध हीरा तख्ते ताउस शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस जो उसके दरबार की शोभा बढ़ाता था। तो इकोनॉमिक ड्रेन देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो क्या था? सोशल इंपैक्ट। गाइस का देखिए सोशल इंपैक्ट। नेक्स्ट, सोशल इंपैक्ट। सोशल यानी सामाजिक, समाज के ऊपर क्या इसका असर पड़ा था इस पराजय का। तो समाज के ऊपर अगर पराजय की बात करते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था, साइकोलॉजिकल, सोशली। एक तरह से जो मुगल साम्राज्य के लोग थे, जनता थी, जिनका ये विश्वास था कि किसी भी परिस्थिति में रहेंगे लेकिन मुगल बादशाह हमारी हर दुर्दिन को समाप्त कर सकता है, हमारी रक्षा करेगा दूसरे से, लेकिन यही विश्वास जनता ने खो दिया। अब जनता को ये नहीं लगा कि अब मुगल बादशाह ऐसा है कि जो हमारी रक्षा कर सकता है। कहने का मतलब है कि जब राजा का विश्वास जनता खो देती है तो राजा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, राजा अपने आप समाप्त हो जाता है। तो यहां जनता ही अब समझ गई कि भैया मुगल बादशाह में अब कोई दम रहा नहीं। तो सोशल इंपैक्ट का अगर देखा जाए तो यही सबसे बड़ा इंपैक्ट था कि जनता का विश्वास मुगल सम्राट ने खो दिया। इसके बाद देखते हैं क्या, तो नेक्स्ट, पेव द वे फॉर स्ट्रेंथनिंग द रीजनल पावर्स। इसने क्या किया कि जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया पावरफुल एंड ताकतवर बनने का। भाई अभी तक एक डर था हमारे अंदर कहीं ना कहीं कि ओ माय गॉड मुगल बादशाह बैठा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे मुगल बादशाह का खोखलापन सामने आया तो जो ये क्षेत्रीय शक्तियां थी वो क्षेत्रीय शक्तियां अपनी ताकत को बढ़ाना स्टार्ट की, स्ट्रेंथन करना स्टार्ट की, ताकतवर बनना स्टार्ट की। तो इस तरह पूरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन बहुत तेजी से होने लगा। जो एक छोटा सा डर बैठा था वो डर भी समाप्त हो गया और क्षेत्रीय शक्तियां जबरदस्त तरीके से अपनी समृद्धता, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करना स्टार्ट कर दिया। मराठे, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, ये सब क्या करते हैं, हैदर अली, ये सब अपने तेजी से अपने शक्ति को, मैसूर का हैदर अली जहां पर शासन था चिक्का कृष्णराज का, वाडियार डायनेस्टी था, ये सब अपने तेजी से शासन, अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप देखते हैं क्या कि अपार्ट फ्रॉम द एबव, इन सभी के बाद अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण था, अपार्ट फ्रॉम द एबव, इन सभी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसका बहुत दूर तक प्रभाव गया, वो था पेव द वे फॉर एस्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश पावर। पेव्ड
द वे फॉर establishing the British power. ब्रिटिश सत्ता का, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई यहां ब्रिटिश सत्ता कहां से आ गई? नहीं, इसका इंपैक्ट था कि 17 साल बाद पलासी होती है 1757 में, और पलासी नहीं तो वो पलासी जब हुई तो उस पलासी के होने की ताकत अगर किसी को मिली ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, तो वो ताकत यहीं से मिली थी, साइकोलॉजिकल ताकत मिली थी कि भैया जिससे हम डर रहे थे, जिस मुगल बादशाह से डर रहे थे, वो तो बिल्कुल शेर के खाल में सियार निकला, उसका तो शिकार कोई भी कर सकता है। शेर के खाल में वो सियार था, उसको तो कोई शिकार कर सकता था। हम तो झूठे डरे हुए थे मुगल बादशाह से। भैया कुछ नहीं है, अब क्या करो, अब अपने ताकत को बढ़ाने का कार्यक्रम स्टार्ट करो। और आप देखते हैं कि 17 साल बाद, इसके 1739 के 17 साल बाद ही आपके सामने पलासी होता है, और पलासी भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करता है। लूट की युग, भ्रष्टाचार का युग, आर्थिक दोहन का युग, ये स्टार्ट करता है कौन? इसी के बाद, ब्रिटिश पावर के आने के बाद। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह बैटल ऑफ करनाल का एक महत्व आया, रंगीला के पराजय का कारण और उसके महत्व क्या था भारत के इतिहास पर। तो कह सकते हैं कि दिस बैटल प्रूव्ड, कह सकते हैं एक लाइन में, दिस बैटल प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में साबित हुआ। और यह भी एक बात कह सकते हैं कि मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, कि मोहम्मद शाह रंगीला भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ करनाल लिखिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, या यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि द बैटल ऑफ करनाल प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, एक्सप्लेन, व्याख्या करें। तो इस तरह मेंस का क्वेश्चन में आएगा, तो मेंस के क्वेश्चन को इसी तरह का आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करके इस चीज को लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने हमने रखा बैटल ऑफ करनाल का इंपॉर्टेंस। ठीक है, धन्यवाद।